नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं केया जी का। केया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस फिर न्यूज पॉइंट जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग दरअसल जब आपसे पहले बात कर रही थे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग बात कर रहे थे। बंगाल के बाहर के लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट बंगाल में है, हालांकि अब अलग अलग जगह पर भी है, लेकिन इंटरेस्ट है। वैसे भी कहा जाता है बंगाल का जादू बहुत मुश्किल छूटता है, तो वो मुझे लगता है कि अभी तक लोगों के ऊपर देश के वो जादू छाया हुआ है। आप ये बताइए कि अब आपको बंगाल की, आज लगभग 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं जब हम बात कर रहे हैं, उस दौरान तक आपने क्या हासिल, क्या क्या किया है, जो उम्मीदें थी उनको कैसे पूरा किया है। और जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त उदयन भी अरेस्ट हो गया, एमएलए, जो पूर्व एमएलए थे, जो तमाम चीज। तो आपको क्या लगता है ये अरेस्ट उस तरफ जा रही है जो जनता की उम्मीद है उनको पूरा कर रही है, और कट मनी जो हम लोग सिर्फ बाहर सुनते थे, भाई हमारे लिए एक एक्सक्यूज होता है, लेकिन अब आजकल वो वापस कर रहे हैं, ये सब क्या है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना है वो ये है कि ये जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जिनको लिया जा रहा है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं जनता? जी, पहले जो आपने सवाल पूछा, देखिए बंगाल का जादू ऐसा है कि जो पत्रकार मित्र है हमारे, वो सब पूछते हैं कि पश्चिम यूजुअली क्या होता है कि वोट के बाद, चुनाव के बाद, नतीजे के बाद उस प्रदेश का उतना खबर नहीं आता है बाहर। लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले जितने खबर हुआ करती थी, चुनाव के बाद ज्यादा खबर हो रही है। ये तो आप पत्रकार है, आप तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये है हम बंगालीज का हमारा जलवा बोलिए, जादू बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि 1 महीना हो गया है हमारे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या हासिल किया। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये हुआ कि हमारा जो संकल्प पत्र जो है, उसमें से जो जो कहा गया था कि अन्नपूर्णा भंडार माताओं बहनों के लिए 3,000 रुपए, उसका भी ये फॉर्म फिलअप चल रहा है। करीब करीब 50 लाख माताओं बहनों को ये मिल चुका है। बाकी जो है इसका प्रोसेस चल रहा है। पहला हमारा जो संकल्प था हमने पूरा किया। दूसरा संकल्प ये था कि जो चोर उचक्के हैं, तृणमूल के हो चाहे तृणमूल के लालन पालन में हो, उनके छतरी के तले हो, कोई चोर को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो जमीन के नीचे हो, चाहे आसमान में उड़ रहा हो, हर किसी को अपने औकात दिखा के रास्ते में लाया जाएगा। और मैं धन्यवाद जताती हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये पूरा किया। जो पुष्पा झुकेगा नहीं कहते थे, वो पुष्पा छुपेगा हो गया, वो पुष्पा भागेगा हो गया, वो पुष्पा हो गया पकड़ मतलब रास्ता में परेड करेगा, वो पुष्पा माफी मांगेगा, अब पुष्पा उठक बैठक भी करेगा। तो ये है पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार की, जो आप इसको सक्सेस बोलिए या किसी भी एंगल से, लोगों के जो मैसेज देना था वो दे चुका। लेकिन फिर भी आपके जरिए मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि ये पुष्पा का मालिक जो डीजे बजाने की बातें करते थे, बड़े बड़े बहुत मतलब गर्मा गर्म बातें करते थे, उकसाने वाली बातें करते थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोरहेड, कपाल ठोक के बोलते थे कि गोली मार दूंगा, उनको कब ऐसे हाफ पैंट में परेड करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द करवाए। पश्चिम बंगाल के सारे लोग अब इसकी अपेक्षा में हैं। दूसरा, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल में, धीरेन्द्र जी, एक हो चुका है कि यहां पर ना मतलब जो अच्छे अंडे हैं, अच्छे अंडे से ज्यादा यहां पर जो खराब अंडे, इनका भाव बढ़ गया है। महुआ मोइत्रो वो विदेश से कहीं से कोई रिसोर्ट या कोई बड़े बहुत महंगी जगह में बैठ के वो धमका रही है, अंडे मत फेंको, मैं केस ठोक दूंगी। ये डर अच्छा लगा। तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये हमारा सक्सेस है। और इसके आगे स्वच्छता जो है, स्वच्छता संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने के पहले जो चल रहा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं गए थे, वो उन्होंने जो
गंगा किनारे जो है घाट है उनको भी खुद सफाई के काम में वो जुट पड़े। तो ये स्वच्छता जो है ऐप भी आया है और लोग जो है कोलकाता या कोई भी अर्बन टाउन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां पर हम लोग बसते हैं वहां पर तो गंदगी नहीं फैलाते हैं ना। लेकिन तृणमूल ऐसी पार्टी थी, पार्टी के नाम से तो गंद मचता था, तो उनको तो स्वच्छता से कोई मतलब नहीं था। स्वच्छता अगर उत्तर की दिशा में जाती है तो तृणमूल भागती है दक्षिण की दिशा में। तो अब गाड़ी पटरी पे आई है, सही रास्ते में चल रही है, तो मैं धन्यवाद बताना चाहती हूँ। अब सेकंड पॉइंट में, ये मुझे लगता है कि आपका बहुत पसंदीदा सवाल है, पिछले बार भी आपने पूछा था। अब देखिए, कोई अगर अपने मर्जी से अपने जो नेत्री है उनका ये कमांड या अपने जो सेकंड इन कमांड है भाईपो सोना, अगर उनका कमांड नहीं मान के उनको लगता है कि अलग गुट गुट बना के अगर ये गुट वो बैठना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की विकास के लिए, तो बैठ सकते हैं। वो तो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी में शामिल नहीं हुए। अपना मर्जी से अगर देखिए दोनों पार्ट में जा सकते थे, या इंडी या फिर एनडीए, तो वो उन्होंने एनडीए चुना है, स्वाभाविक सी बात है। सारे देश में इतने राज्यों में हमारा शासन चल रहा है, कभी कहीं कोई ना घोटाले की ना कहीं कोई ऐसी कोई बात हुई है जो तृणमूल सरकार हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपने कहा है, एक सरकार चले जाने के बाद जो जनप्रतिनिधि, आप सोच सकते हैं, उनके ऑफिस से बुला बुला के तोलाबाजी का पैसा वापस कर रहे हैं। अंडा का डर सचमुच बहुत बड़ा डर पश्चिम बंगाल में बन चुका है। दरअसल मैं एक सवाल इसलिए ये कर रहा हूं बार बार क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, और आप ही के यहाँ से भी बहुत सारे अलग अलग, मैं सारे नेटवर्क भी देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बंगाली समझने भी लगा हूँ कुछ कुछ कि जो बोल रहे हैं। एक गुस्सा है लोगों में कि भाई देखिए उनके हाथ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का या आम जनता का खून टपकता है। आप अगर उनको साथ लेके बैठ रहे हैं तो पार्टी विद द डिफरेंस कहाँ है? क्योंकि आप उनको अगर ये देंगे, मतलब मैं, मेरा ये नहीं है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं वो आपके पास है, आपसे यही जानना है कि क्या लोगों के जहन में इस तरह की बात आ रही है कि हमने भाई इस पार्टी को, हमने अपनी महिलाओं ने तो तब वोट किया ना, मान लीजिए काउंटिंग तो बाद में हुई है ना, लेकिन जिस दिन वो वोट देने गई इस बात का तो पूरा भरोसा था कि अगर वो हार गई तो उनकी इज्जत लूटने के लिए तैयार बैठे हैं जिहादी गुंडे, ये तो पूरी तरह तैयार था। नहीं भी होगा तो मारपीट तो होगी, ये भी तैयार था, उनके पति या उनके बेटों तक को मारा जा सकता है। तो ऐसे में जिन लोगों पर उनका शक था, जिन लोगों ने उनको ये धमकियां दी थी, भाई इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत ही सज्जन है, ठीक है चुनाव सही से लड़ा जाएगा। भाई आप जो है भले ही कुछ भी कर लें, हम लोगों ने पहले भी लंबी बातचीत की थी, लेकिन अब चूंकि वो फाइनल हो गया, एक नया एक पार्टी बन गई है, ये बात सही है। आपने उस दिन कहा था कि किसी भी तरह नहीं लिया जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आपको क्या लगता है, जो आपके पास आते हैं, आपका सार्वजनिक जीवन है, इसीलिए ये सवाल आपसे मैं बार बार पूछता हूं, क्योंकि आप ज्यादा लोगों से मिलती है, बामुकाबले पत्रकारों के मुकाबले ज्यादा, और अपने कार्यकर्ताओं से भी, तो वो क्या मैसेज जा रहा है और आप उसको कैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, या बीजेपी इससे बिल्कुल नहीं बदलेगी? क्योंकि शुभेंदु का काम देख के अभी तक कोई नहीं कह सकता, मतलब पूरे देश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो कहीं समझौता करते हुए 1 इंच भी दिख रहे हैं, तो ये तो हम लोग नहीं मान रहे। सही बात है, सही बात है। जो आपके लोगों का क्या रिएक्शन है वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये तमाम, जैसे हम काकोली दास्तीदार है, अग्निमित्रा पाल कौन है, और वो आरजी, वो जो लड़की, वही जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, कि ये वो जो एग्लो इंडियन वाला केस था, सिंगल मदर सुजैन वाला, सुजैन जॉर्डन, पार्क स्ट्रीट, जी, जिसमें वो कहती थी कि क्लाइंट और उसके बीच का है। तो इनमें से कोई भी एक ऐसा है, और सयानी के लिए तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो पूरे देश के लिए, मतलब यहाँ तो आपके लिए हो सकता है, बंगाल के लिए, लेकिन सयानी तो पूरे देश के लिए एकदम, क्योंकि वो जो भगवान ने शिवलिंग पे जो उसने किया, उसका नाम ही इधर वो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो ये सब चीजों के बाद जब वो आपके साथ बैठेंगे, जब उनको सुरक्षा दी जा रही है, तो क्या वाकई आपको भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है, या आप लोगों को, लोग, जनता एडजस्टेबल है, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि समझौते की कोई बात ही नहीं है, समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको लगता है कभी कोई समझौते इन्होंने किया है? सबसे पहली बात ये, कुछ दिन, बस कुछ दिन, 2-3 दिन पहले आदरणीय
मुख्यमंत्री शुभेंदु दा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो तृणमूल बहुत सारे लोग दरख्वास्त कर रहे कि हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है, जो रूलिंग पार्टी है बहुत सारे लोग चाहते हैं। सब हमारे तरह तो नहीं होते कि ऑपोजिशन में रह के लड़के हम लोग सामना किए हैं। शुभेंदु दा ने लगातार 5 साल कैसा परिश्रम किया है वो आप लोग भी जानते हैं, हमने खुद देखा है। लगातार पर डे उन्होंने लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा, मिनिमम 300 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी में उनका दायरा होता था, इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह। तो इसी का फल, इसी का नतीजा, और लाखों जो कार्यकर्ता है उनका जो सैक्रिफाइस है, बलिदान है, उनका जो प्रेम है पार्टी के लिए, आंखों की आंसू है, खून टपका है, सब मिला के आज पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। तो आपका जो सवाल करना जायज है, जरूर जायज है, लेकिन इसके साथ ये भी बता देते हैं जो कानूनी कार्रवाई है जिन पे, या कानूनी कार्रवाई जिन पे हो गया है वो चलेगा, बाकायदा चलेगा। और शुभेंदु दा ने एक बात कही थी कि जो लोग तृणमूल से जो आना चाहते हैं उनको, उनके बारे में तो ऑब्वियसली पार्टी तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा भी है कि 3 महीने कोई हमारे दरवाजा नहीं खुलेंगे तृणमूल के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज भी है, जिनके नाम पे पोस्ट पोल वायलेंस के आरोप है, जिनके नाम पे एफआईआर है, उनको भारतीय जनता पार्टी के आसपास तो क्या साया तक पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। अब देखिए, संसद की बात है, सदन की बात है, जब इनको लगा, हमने तो ये नहीं कहा था, इन्होंने खुद आए थे हमारे उच्च नेतृत्व से मिलने, हमारे नेता जो है उनसे मिलने, तो उनको लगा कि ये भाईपो, ये तो अंदरूनी उनका झगड़ा है। अब सोचो कि पति पत्नी का झगड़ा अगर वो चले जाए पुलिस के पास या मैजिस्ट्रेट के पास, और पुलिस बोले कि ठीक है तुम ये करो, ये कार्रवाई करो, इसका मतलब तो नहीं होता है ना कि पुलिस या वो मैजिस्ट्रेट या सोचे कि कोई उनके एरिया का जो मुखिया है कि इसी को ये कर रहे, पनाह दे रहे। पनाह की बात नहीं है, वो खुद परेशान होके, तृणमूल के अंदरूनी झगड़े इतने ज्यादा है, क्योंकि ये तो पार्टी नहीं थी, ये तो कंपनी है, तोलामूल कंपनी तृणमूल का पूरा फुल फॉर्म है। तो ये तोलामूल कंपनी जब बंद हो गई तो इनके जो कर्मचारी है कहाँ जाएंगे? उनको लगा या तो हम जा सकते हैं ये ए कंपनी में या बी कंपनी में। तो वो आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमको आपके पार्टी में, ठीक है, पार्टी में तो शामिल हमने नहीं किया। मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ मेरे उच्च नेतृत्व को, जो ये डिसीजन पे बिल्कुल अड़े रहे। तो उनको अपना पार्टी उन्होंने बनाया, वो पार्टी अब उसको माननीय अध्यक्ष जी उनको क्या दर्जा देती है वो जब सदन का कार्रवाई शुरू होगी हम भी देखेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी पश्चिम बंगाल में जो काम शुरू हो चुका है, 700 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 1 लाख करोड़ का रेलवे इन्वेस्टमेंट आ चुका है। पश्चिम बंगाल जो सही पटरी में चल रही है, इसके बाद बहुत सारे मल्टीनेशनल्स आएंगे, और सिर्फ ममता बनर्जी के वो दिखावे का ये नहीं होगा कि 665 करोड़ रुपए कोई एक पसंदीदा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देना जैसे घोटाला, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए, यहाँ पर जॉब्स चाहिए। हमारे यहाँ मतलब ना इतना ज्यादा है, वो ना को हा बनाने में भी काफी टाइम लग जाएगा। तो इसमें अगर कोई लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ बीजेपी वाकई अच्छा काम कर रही है, बीजेपी के जो काम का जो प्रैक्टिस है या जो मेथड है उनको अच्छा लगता है तो ठीक है। हमने तो किसी को प्रेम पत्र नहीं लिखा था वीरेंद्र जी, खुद से अगर कोई प्रपोज करके आते हैं, हमारा दिल बड़ा है, पहले भी कहा था, अब भी बोल रही हूँ। अब मुझे लगता है दिल पर लोग जो है जरूर सवाल उठाएंगे, इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए लोगों का, ये कहना होगा। लेकिन मैं आपको ये सवाल, कोई मर्डरर, कोई लुटेरे, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 0 टॉलरेंस है। ये मैं आपको और एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दा ने स्पष्ट रूप से कहा है, जिन जिन का नाम पोस्ट पोल वायलेंस में
है, एफआईआर में है, उनको पार्टी से मतलब 100 मीटर क्या 1000 मीटर तक दूरी पे भी उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामले में स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूं, क्योंकि अभी तक हम लोग ये बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ को मान रहे थे कि वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि राज्य का इकबाल बना रहे। कल पुष्पा का, चूंकि केया जी ने, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा था और पुष्पा जी ने खुद बता दिया, केया जी ने, उन्होंने एक ट्वीट वो भी किया था फेसबुक पर कि ये तो जो है पुष्पा झुक भी गया, उठा पटक भी लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि केया जी देखेंगे कि मैं उनका पोस्ट भी देखता हूं। तो वो जो है उसके बाद आज जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो कल का रिएक्शन इतना शार्प होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बांग्ला में बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए उन्होंने उन महिलाओं को क्या कहा है। वो महिलाएं जिनको आगे करके, यानी जो शाहीन बाग का केस है और जिस तरह से लखनऊ में एंटी-सीए प्रोटेस्ट किया गया था, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने क्या दिया है जरा सुन लीजिए। केया जी बता देंगी, बांग्ला में है, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। एवं परिष्कार भावे बोले जाए, आईन हाथे तुले नेबेन ना, ए सरकार छाड़बे ना, ए सरकार काउके छाड़बे ना। आमी जखन এই কল্যাণ শিবিরে একজন বোনকে পরিষেবা দিচ্ছিলাম, তিনি আমাকে বলছিলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে একটু আগেই, ডিজিপি সাক্ষী বলছেন আমার মাথার সিঁদুর আপনারা রক্ষা করে দিয়েছেন। এই যে কথা স্বাধীন দেশে আমাদের শুনে কষ্ট হয়, আমি আপনাদের কথা দিয়ে গেলাম फलताय आईने शासन प्रतिष्ठा हुए छे। क्या बोला है उन्होंने, थोड़ा सा यहाँ बताएं, क्योंकि महिलाओं वाला आगे आएगा, शायद वो कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी अत्याचार किया है और जिन्होंने भी, जो महिला हो या पुरुष हो, जो भी इसमें है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब वो वहां पर थे, एक माँ आई थी, महिला आई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास। उन्होंने कहा है कि फलता हम जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, इसीलिए मेरा जो सिंदूर है बरकरार है, नहीं तो मेरे पति को इन लोग मार डालते। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, ये आप लोग जो नेशनल टीवी में दिखाते हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। बाकी जो फिल्म है भयंकर, इससे भी कई गुना ज्यादा इन्होंने दहशत मचा के रखा था, ये पुष्पा जहांगीर खान। मैं आपसे इसके बारे में विस्तार से पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार भी आपने इस पर हल्का सा कह के छोड़ दिया था। दर्शकों को ये बताना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि बंगाल में ऐसा हो क्या रहा था। लोग ये जानते नहीं, अभी भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उनको और विस्तार से बताने की जरूरत है। बस मैं आपको ये फलता में उन्होंने जो कहा, असली चीज वो हम लोग सुनाना चाहते हैं, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि अगर वहां कोई दूसरी पार्टी आ भी रही है, कोई सहयोग भी कर रहा है, तो भी शुभेंदु अपने दिमाग से अपना लक्ष्य नहीं हटा रहे। आंख दिख रही है चिड़िया की, हम सब आंख के साथ आसपास की चीजें भी देख रहे हैं। এখানে শাসকের আইন চলবে না, গুন্ডামি, জঙ্গিপনা, জমি লুট আমরা কোনোটাই ভবিষ্যতে করতে দেব না। ভোট লুট তো অতীত হয়ে গেছে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যত বড় মাফিয়া ডন হোক না কেন, তাকে সবক শেখানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্যের সরকার করবে। আমি টিভিতে দেখছিলাম, উত্তরবঙ্গে ছিলাম, কার্শিয়াঙ্গে পাহাড়ে, এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইন। ये क्या लाइन उन्होंने बोली है, चूंकि मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो कह रहे घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये क्या कहा, कुर्सियांग या क्या? जी, पहले वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई शासक का आइन नहीं, आइन का जो मतलब कानून का शासन चलेगा, शासक का कानून नहीं चलेगा जो पहले चलता था। यहाँ पर कानूनी तरीके से ये सरकार चलेगी और गणतांत्रिक उपाय से सरकार चलेगी। कोई गुंडा, माफिया राज या जो दहशत मचाता था,
उनका राज खत्म हो गया है। और ये जो हमने आप जो बात का जिक्र किए थे कि शाहजहां जो पुष्पा जहांगीर का जो ये है बीवी, उनके नेतृत्व में कल उन्होंने एक बड़ा सा वो एक गुट बना के उन्होंने सोचा था कि जो इलाका है उनको अशांत करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वार्न किया है पुलिस को कि उनको बोल दीजिए कोई घर में नहीं रहना चाहिए, लॉकअप में रहना चाहिए। ये बात सुन के अच्छा लगा। इन्होंने इनको क्या लगता है कि महिलाओं के आड़ में महिला कार्ड खेल के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये जहांगीर नहीं तो उनकी बीवी, तो उनकी बीवी महिला हो सकती है लेकिन क्रिमिनली है, वो माता महिला हो या पुरुष हो, तो ये कार्ड भी नहीं चलेगा। मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि वो ये जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात कहा है। और अभी जब आप पूछ रहे थे जी, এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। সবাই ভালো থাকবেন। প্রচন্ড ঘরবাক্ত পরিবেশ আপনাদের আমি আর मुझे लगता है कि उन्होंने अभी ये कहा है कि जमीन और वो सब वापस कर लेंगे, क्या यही कहा है? जी, उन्होंने कहा है कि जो पुलिस पैरामिलिट्री के ऊपर आक्रमण करते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा, उनके ऊपर वो केस है वो दायर किया जाएगा। और जरूरत पड़े तो जो सरकारी संपत्ति को जो जिन्होंने ये किया है उनका जो घर या जमीन है सब कुछ सरकार क्रोक कर लेगी, सीज कर लेगी। तो आप योगी जी का आप ये तुलना दे रहे थे। अभी बंगाल में हम लोग सीना तान के बोल सकते धीरेन्द्र जी, हमें बंगाल में योगी जी है, अपने उत्तर प्रदेश में बंगाल में शुभेंदु का सरकार है। तो ये अच्छा लगा कि जो कानूनी तरीके से, इनको क्या लगता था ममता के जमाने में आपने देखा होगा जब जहांगीर जो संदेश खाली का जो वो बादशाह हुआ करता था, तो सॉरी शाहजहां, शेख शाहजहां, वो उसको जब पकड़ने के लिए गए थे उनके ऊपर अधिकारी के ऊपर कैसे आक्रमण हुआ था। एक चीज हमने देखा था जब एनआईए भूपति नगर में जो ब्लास्ट हुआ था, भयंकर ब्लास्ट हुआ था, 1.5 किलोमीटर दूर भी डेड बॉडी जा गिरा था। वहां पर जब एनआईए के प्रतिनिधि गए थे उनके ऊपर ये मॉडल ममता बनर्जी ने चलाने की कोशिश करी थी। एक चीज हमने बेलडांगा में देखा था, लेकिन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी अब साफ स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि एक तो महिला कार्ड खेलने से नहीं बचोगे, जेल का आपको भात चावल तो खाना ही पड़ेगा, रोटी तोड़ना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ राष्ट्रद्रोही के मामले में आपका जमीन, आपका जो घर, ये भी सरकार के पूर्ण अधिकार है कि उसको दखल किया जाए। तो पश्चिम बंगाल की जनता ये निश्चयता इनको चाहिए थी, ये सिक्योरिटी उनको चाहिए थी। तो बीजेपी की सरकार के अलावा कोई नहीं आपको दे सकता था। ममता बनर्जी का तो कोर वोट बैंक ये थे, चाहे वो कुछ भी करे। आप आज के दिन में कोलकाता में कुछ कुछ जगह है, पार्क सर्कस हो या इंटेली हो, कोई वहां पर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता था, पुलिस उन पे केस दायर नहीं कर सकते थे। आज जाके देखिए सब कोई हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। तो अगर सख्त प्रशासन हो, सख्त गवर्नेंस हो, तो पुलिस भी सख्ती बरत सकती है। ये शुभेंदु दा ने करके दिखाया। अच्छा, ममता बनर्जी ने पहली जो है कंप्लेन कर दी, उन्होंने चुनाव में 45 दिन पहले से किया, उन्होंने 2 दिन पहले, लेकिन उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने कहा 177 सीटों पे कब्जा किया गया, चोरी से छीनी गई, लेकिन उन्होंने एफआईआर कहीं नहीं, मतलब कोई शिकायत किसी ने रेज नहीं की,
और कल मुझे लगता है 45 दिन शायद हो जाएंगे इलेक्शंस के। 45 दिन बाद कोई कोर्ट में रहता नहीं है, उन्होंने तो अपने 42वें दिन कह दी। वो अपने विधायकों से ये क्यों नहीं कह पा रही, या लोग उनके विधायक इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको किसी ने उनके कान में बता दिया कि मैं अब कर सकती हैं, वो नहीं बची हैं, मतलब ईवीएम मशीन नहीं बची है, चिंता नहीं अब आप कर दो, ऐसा कुछ है या क्या वजह है? हो भी सकता है, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना कि वो जो ईवीएम वहां पर जो आग लगी थी उसका तहकीकात तो जरूर हमारी सरकार करेगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे मजेदार ये है कि ममता बनर्जी के पास अभी बहुत खाली समय है, तो वो गो एज यू लाइक जो कंपटीशन होता है ना, कभी वकील सज लो, कभी डॉक्टर बन लो, कभी नर्स बन लो, कभी टोपी पहन के पुलिस भी बन सकती है। तो उनके पास खाली समय है और पश्चिम बंगाल की जनता के पास पूरा एकदम पॉपकॉर्न लेके बैठ के एंटरटेनमेंट देखने का हमें बहुत शौक है, क्योंकि अब इतना दिन तक हम लोग अत्याचारित हुए थे, तो अब हम लोग ये एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को नया प्रोफेशन मिल गया, वो विधायक नहीं रही, मुख्यमंत्री नहीं रही, सांसद तो कब कब हट चुकी थी, दो बार लगातार हार गई। अब उनको लगता है कि 2 दिन पहले वो ये जाके थोड़ा सा हेडलाइन में आ जाए, ताकि आप जैसे मतलब पत्रकार जो है इतने मतलब एक्सपीरियंस पत्रकार, बड़े पत्रकार इसमें सवाल खड़े, टेलीविजन में डिबेट्स बैठे, हेडलाइंस में उनका नाम आ जाए, तो ठीक है। ममता बनर्जी को अच्छा लगता है कि देखिए अब तो पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, पुष्पा जहांगीर, ये सब हेडलाइन चुरा रहे हैं, लाइमलाइट चुरा रहे हैं। ममता बनर्जी कहाँ रहे, उनका नाम कहाँ है? अंडे आ रहे हैं हेडलाइंस में, ममता बनर्जी जी नहीं आ रही है। इसीलिए ममता बनर्जी जी को, उनको अभी टाइम है, वो गए हैं। लेकिन तो 2 सवाल, ये उन्होंने ये एक ही प्रश्न 2021 में उन्होंने उठाया था, तो वो केस में वो अपीयर क्यों नहीं हो रही थी? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, पहला। अच्छा, दूसरी बात यह कि 45 दिन होने के बस 2 दिन पहले उनको याद आ गया, वो अपना शयन में थे, अचानक उनको उठ के अरे 2 दिन बाकी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो 177 सीट की बात कर रही है। अगर मैं पूछूं तो आप जिसका मतलब उनके पास है नहीं, वो अलग बात है, ऑफिशियली जो 80 सीट या 81 सीट जो उन्होंने जीता था, उसमें कभी चोरी नहीं हुई, उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ, उसमें कभी अनफेयर मीन्स नहीं हुआ। लेकिन जहां पर बीजेपी ने जीता है, वहीं पर उनको लगता है कि वोट की यहाँ पर अदल बदल हुआ है। तो ममता बनर्जी के ऊपर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हंस रहे होंगे, जो बागी विधायक है वो भी हंस रहे होंगे, और ममता बनर्जी वो होता है ना कुल्हाड़ी मारना, वो अपने पैर पर फिर से कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि अब तो हम लोग फॉलो अप करवाएंगे कि बताइए भवानीपुर का क्या हुआ। असल में ये जो हार का जो कांटा ना, उनको बहुत ज्यादा चुभ रहा है, तेजी से चुभ रहा है। तो ठीक है, ये चुभन भी अच्छी है, ये जलन भी अच्छी है, ये दर्द भी अच्छी है। ये दर्द के साथ आप झेलो, या तो हमने सुना था आपके कोई सांसद को बोलो कि हट जाओ, मैं संसद में जाना चाहती हूँ, या कोई विधायक को बोल दो कि तुम हट जाओ, मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अब वो क्या करेंगे उनके ऊपर है, लेकिन ममता बनर्जी का जो सत्ता का नशा है, ये नशा उतरते के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हैंगओवर बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए, इनको आप अपना दोस्त मानती हैं या नहीं, मैं नहीं जानता कि उनका फैशन का स्टाइल या कुछ आपको लगता है कि बंगाल में कुछ होगा। वो अपने आप को सबसे बड़ी बंगाल की वो बता रही हैं, और देश में तो उनको बड़े पत्रकार की। नमस्कार। Today I'm going to tell you about 2 teams, Team TMC and Team All India Trinamool Congress and Team Traitors. Team TMC, Team Gaddars. What's the first difference between the two? The first difference is, of course, the name. Team TMC is the All India Trinamool Congress. Team Traitors or Gaddar team is the Nationalist Citizens Party of India. They're called the Nationalist Citizens Party of India. We didn't know about this name earlier. They have no representation in parliament, but now the Gaddars are with them, the traitors are with them, and they are the Nationalist Citizens Party of India. That's Team Traitor. Team TMC is, of course, the All India Trinamool Congress. आप ये बताइए, इनका बंगाल की राजनीति में कितना असर है? ये कहां से ममता बनर्जी को वोट दिला सकती है, ये बताइए। ये तो खैर अच्छा है, चश्मा इनका बड़ा फेमस है, ये भी
और उनका वो भी सब अच्छा है कि चलिए, लेकिन वो बंगाल में कितनी बड़ी जननेता है, क्या बीजेपी उनसे डरती नहीं है? वो देखिए कितना नाराज है, उन्होंने बता दिया गद्दारों का। आप उनसे डरती होंगी, अब वो अगर आ गई तब, क्योंकि एक भी मीटिंग में क्यों नहीं आई वो? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो इतनी ज्यादा चिंतित है। देखिए, वो अगर रास्ते से चल भी जाएगी तो तृणमूल के कार्यकर्ता उनको नहीं पहचानेंगे, जनता तो दूर। जो सिर्फ मतलब सॉरी टू से, हम लोग हवाई चप्पल को चोटी कहते हैं, चोटी चाट के जिन्होंने अपने राज्यसभा सीट हासिल किया है, अभी वो बहुत ज्यादा उड़ रही है। उनको वो गद्दार जिनको बोल रही है, उनको मालूम है, दो चीज कहना चाहती हूँ। उनको मालूम है तृणमूल का जो फॉर्मेशन के वक्त इन लोग कहाँ थे, ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। इनमें से बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी है जो अब वो नेशनल एनसीपीआई में गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये सागरिका घोष की आदत है शूट एंड स्कूट। वो बोल रहे कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लो, संविधान पढ़ लो कि 2/3 होने से एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होती है। वो कौन होती है गद्दार कहने वाली? उनका तब ये जो कॉन्शियंस था, विवेक हम लोग बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, वो कहां पर क्या बोलते हैं? विवेक ही बोलते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। तो उनका विवेक कहां सो रहा था जब एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक तृणमूल में चले गए थे। उन लोग संसद के विधानसभा के बाहर तृणमूल, विधानसभा के अंदर बीजेपी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन है तो लागू हो जाती। उनका विवेक कहां गया था? सुमन कांजीलाल, तन्मय घोष, तापसी मंडल, ऐसे जो 7-8, मुकुल रॉय, ये जब चले गए थे, कहां था उनका विवेक? अच्छा, वो सोचिए, अभी उनका जो मंत्री था जिनके ऊपर आज एक केस दायर हुआ है, मानस भुइयां, आप सोचिए कि एक दिन पहले जिनके नाम पे खून का मामला उनके ऊपर था, वो तृणमूल ज्वाइन कर गए, सब कुछ गायब, इट्स गॉन। आयोडेक्स क्यों भी शर्मा देगा ये? तो तब कहां थी एक्चुअली सागरिका घोष? इनको पता नहीं है, ना उनको बंगाली आती है, ना बंगाली संस्कृति आती है। सिर्फ नाम के पीछे घोष होने से कोई बंगाली नहीं हो जाता है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गद्दार बोलने से पहले अपने दीदी से पूछो, सबसे बड़ा गद्दार वो है जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ के, कांग्रेस से कार्यकर्ता लीडर सब लेके तृणमूल बनाया था। सबसे बड़ा गद्दार तुम्हारी नेत्री है, एक। और दूसरी बात यह है, तुम्हारे नेत्री ने लगातार पिछले 15 साल रातों रात जिला परिषद, रातों रात कॉर्पोरेशन, रातों रात म्युनिसिपालिटी, सब में वो कंट्रोल करके रातों रात कंट्रोल ले लिया था सबको तृणमूल में शामिल करके। तो वो कौन सी ईमानदारी का वो संज्ञान था, थोड़ा सा बताएंगे? तो देखिए, ये सब जो क्या बोलेंगे, इनको सिर्फ इनको लगता है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं इसीलिए हम सब ठीक बोल रहे हैं। इनके लिए मुझे समय इतना भी नष्ट किया, मुझे माफ कीजिए, इतना समय भी इनके लिए नष्ट करने पर फालतू समय मेरे पास नहीं है। बिल्कुल सही है आप, मैं भी बिल्कुल यही मानता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पत्रकारिता में इनको सिर्फ इसीलिए देखा, इनके पति को और इनको, क्योंकि ये अंग्रेजी जानते हैं और वो अपने पिता के नाम के और ये भी अपने पिता के नाम। वरना पत्रकारिता में सबसे ज्यादा गलतियां करना, सबसे ज्यादा झूठ का इस्तेमाल करना, क्योंकि देश ने देखा है कैसे एक ट्रैक्टर वाला जो अपने से गिरा, उसको इन्होंने कह दिया पुलिस की गोली से मारा, इनके पति जी 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 कराने की स्थिति की। लेकिन ठीक है, मैंने इसलिए किया क्योंकि उनपे हमने कभी बात नहीं की थी। वो आजकल सबसे ज्यादा तो 2 ही बच गए हैं दीदी के पास। आप चाहती हैं कि हम उनपे भी बात ना करें, दूसरे का आपने नाम लिए, महुआ मोहित्रा, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहे? क्या वजह है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनका कोई बंगाल में योगदान है? क्योंकि उन्होंने तो बहुत कहा है, मैं तो वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करूंगा जो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दीदी हैं, बहन की हैं, तो सब लोग बात भी, हम लोग गालियों में भी नहीं कर सकते जिस तरह की भाषा वो बोलती हैं। क्या है उनका पत्रकारिता, मतलब बंगाल में उनकी पकड़ क्या? ये ममता बनर्जी को, कभी ममता बनर्जी जैसे बंगाल में कहते हैं, एक तो ये उदयन दा है उनके साथ हैं, ये आज ये एक्सटोर्शन में अरेस्ट हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं आपका इनसे कभी राब्ता हुआ या नहीं, ये कभी दिखे हैं या नहीं आपको सड़क पे? दोस्तों, मैंने सिर्फ दर्शकों के लिए बताया क्योंकि उनको ये मालूम, वो रोज मेरे से ये देखना चाहते हैं कि आज किस पे अंडे बजे। उनका ज्यादातर उनको लगता है कि आज धीरेन्द्र जी को ये बताना पड़ेगा। मैं आपसे एक विनती करूंगी आपके दर्शकों के लिए, एक सेपरेट 3 मिनट का एक स्लॉट रखिए कि आज बंगाल में
अंडे किस पे बरसे। तो ये दर्शकों को भी अच्छा लगा कि मैं विनती कर रही हूँ, क्योंकि कल भी ऐसे घटना घटी है और मेरे ख्याल से उदयन गो अरेस्ट हुए हैं, और जो अंडे फेंकने वाले जो है अब फिर से वो दुकान खुलवा के जो नष्ट अंडे है वो अभी उनका मैंने कहा है कि इसका दाम भी बढ़ चुका है, तो इसका भी जोरों शोर से शायद ये भी हो है वो इकट्ठा हुआ जा रहा है। लेकिन अच्छा, देखिए ये जो, हाँ जी केया जी, आपसे बस 2 सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आपको भी मैं आपका समय जी चुराता हूं, दर्शकों को अच्छा लगता है इसीलिए। जी एक जी ये सवाल है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो महल है जिसको हमेशा चाल का है। ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई सरकारी आवास, ये सरकारी आवास नहीं है, ये ममता बनर्जी का आवास है और जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट शीट है। इसके नीचे जाने के बाद वो चाल जो कई बार उनको लगता है कि बीबीसी, CNN, अल जजीरा इस तरह के चैनल आएंगे तो देखने कहा है, तो इसमें कभी कभी हम लोग चौल बोले या चाल बोले, चाल वैसे हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि वो कैसे मूव करती हैं। तो ममता दीदी, एक तो क्या आपने पिछले 15 सालों में कभी इस घर को इतना शांत देखा है? कभी ऐसा लगा है, आप उधर से गुजरी हो कभी, क्योंकि मंदिर तो आप भी गई होंगी, काली घाट सामने वो रुकता है, तो क्या लगता है कि ये अब खत्म हो गया? क्योंकि हमने कभी फिर ज्योति बसु को नहीं देखा, सिद्धार्थ शंकर रे को सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा गया। लोग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बंगाल की राजनीति में एक बार ट्रेडिशन ये है कि जनता एक बार सर पे बैठाती है और उतार देती है तो फिर चोटी में भी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने भाषा के लिए आपकी भाषा का शब्द चुराया है, चप्पल में भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ना ज्योति बसु दिखे, बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार 2019 की रैली में शायद एक बार आए थे जब नाक में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, वो मंच पर भी नहीं चढ़ पाए थे, नीचे ही बैठे थे। जी जी आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब उस तरफ चली गई है, या कभी कभी आपको लगता है कि जो राजनीति में वैक्यूम होता है विपक्ष का, उसको भरने का काम वो कर सकती हैं, या खत्म हो गया है? और अभिषेक बनर्जी की आप राजनीतिक रूप में क्या भूमिका देखती हैं? जैसे एक मतलब प्रतिपक्ष के तौर पर भी आप उनको देखेंगी तो आपको लगता है वो कहीं रहेंगे या वो जेल से ही रहेंगे? ये दोनों चीजों का सवाल जो है बताइए। पहली बात ये है कि जो आप घर का छवि दिखा रहे हैं, धन्यवाद। ये जो ममता बनर्जी अपना सादगी दिखाती थी लोगों को कि मैं इतना सादा सीधा जिंदगी बिताती हूँ, नहीं, वो सच बात नहीं है, सिर्फ वो बाहरी दिखावट के लिए था। सुना है जो अंदर गए हैं तो उनका घर के अंदर पूरा शानो शौकत सब है, एसी वेसी सब कुछ है, दोनों हाथ में एप्पल की घड़ियां पहन के घूमती है, घूमने वाली, पैर में 5,000 की चप्पल पहनने वाली, 10,000 की साड़ी पहनने वाली और लेटेस्ट फोन इस्तेमाल करने वाली, और कुछ हो सादगी का जिंदगी तो हो नहीं सकता। उन जैसे तृणमूल का घोटाला, उनका भी वो सादा के अंदर काला या कादा कुछ भी बोल दो वो है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक होते हैं पॉलिटिशियन और दूसरे होते हैं बेशरम। तो ममता बनर्जी ये दूसरे कैटेगरी में आती है। नहीं तो आप सोचो, जब बुद्धदेव बाबू हार गए थे, उन्होंने कभी इसके लिए सवाल नहीं खड़ा किया कि ममता बनर्जी 2011 में कैसे पावर में आई, कैसे लोग उनको चुना। इतना 34 साल का सरकार वामपंथियों का था, और ज्योति बसु वो तो बुद्धदेव के ऊपर अपना बैटन छोड़ दिए थे, या सिद्धार्थ शंकर रॉय, पुरानी बात है। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको, देखिए चुनाव में हार या जीत तो होती रहती है, एक पक्ष हारेगी एक पक्ष जीतेगा, ये तो तय है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी बेशरम है और उनको इतना ईगो ज्यादा है कि अपना हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका हार का मतलब, उनका पार्टी का हार का मतलब, केंद्रीय स्तर पे उनका जो वजूद था वो वजूद कम हो गया, घट गया है। अब तो मैं बोलूंगी, ये तो कोई मानेंगे नहीं, अगर राहुल गांधी को वो फोन लगाते, पहले जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी तुरंत फोन उठाते थे, अब तो बोलते कि यह फट्टू है, वो जो अपने पार्टी को बचा तक नहीं पाई। अगर वो हार भी जाती कोई बात नहीं है, उनका पार्टी भी हार जाता उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम भी तो हारे थे देवेंद्र जी।
2021 में हम भी हारे थे, 77 सीट हमको मिली थी, लेकिन पार्टी तो बिखर नहीं गया। हमारे सांसद या विधायक जो सिर्फ तृणमूल से आए थे वो 6-7 को छोड़ के, बाकी तो हमको छोड़ के नहीं गए थे। इनका ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ममता बनर्जी का नेतृत्व है, उन्होंने अच्छा नेत्री वो कभी नहीं बनी। हम जैसे आइडलाइज करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आइडलाइज करते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, पश्चिम बंगाल में आइडलाइज करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, या फिर संगठन में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है या केंद्रीय हमारे नेशनल अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, जो हमारे बड़े नेता है उनका आइडलाइज करते हैं। और इनका सोचिए जो नेत्री है इनका, उनके खिलाफ उन लोग बोल रहे हैं कि इनका धृतराष्ट्र जैसे प्यार है पुत्र समान भाइपों के लिए। तो ये प्यार शायद उनको ले डूबा या उनका पकड़ ही नहीं था पार्टी में, कार्यकर्ता उनके पास नहीं है, शोले के असरानी जैसे बन गए हैं, आधे इधर आओ आधे उधर आओ, बाकी पीछे पीछे कोई नहीं है। तो ममता बनर्जी का ये जो आज का ये है, ये उनका कर्म फल है, जो बोया सो ही पाया। और ममता बनर्जी जी जो किए थे, चाहे वो कांग्रेस तोड़ के, चाहे वो पूरा जो विपक्ष है उनको तोड़ ताड़ के, जैसे धमकानी दे के, जान लेने की ये हुमकी दे के जैसे लेके आए थे, तो उनको तो ये मिला। पहला सवाल, ममता बनर्जी चैप्टर इज ओवर। टू पुट इन अ नटशेल, किताबों में लिखा जाएगा एक था तृणमूल, जैसे एक मूवी हुआ करता था एक थी डायन, अब होगा नया सिरे से किताब या मूवी एक था तृणमूल। इतिहास को पन्नों पे मिलेगा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि जो भाईपो है वो, जब ममता बनर्जी जब वो सच में रास्ते में थी, आंदोलन कर रही थी, कहाँ थे वो? कहीं दिखते नहीं थे। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तब ये पैराशूट से आके भाई साहब आ गए और ये सबको अपने मतलब सीनियर पार्टी लीडर्स को भी वो डिक्टेट करने लगी। तो अब सत्ता नहीं रही, युवराज नहीं रहे, रानी चली गई है, तो स्वाभाविक है तो इनका जो दबदबा बोलिए या जलजला बोलिए, कुछ भी बोलिए आप लोग, कुछ नहीं रहा। मैं इंतजार कर रही हूं ये पुष्पा जहांगीर के जैसे, ये पुष्पा जहांगीर का मालिक डीजे बाबू कब रास्ते में चलेंगे। और इतना इन्होंने घोटाला किया है वो। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक चीज मतलब मजे की बात देखिए, यहाँ पर गौ तस्करी हुई है, कोयला तस्करी हुई है, बालू तस्करी हुई है, सोना तस्करी हुई है, नौकरी का चोरी हुआ है, राशन में घोटाला हुआ है, साइन मतलब सिग्नेचर उसका भी चोरी। ये तो मतलब जीने के बाद भी, जीने के साथ भी, जीने के पहले भी सब कुछ इन्होंने चोरी कर लिया। लेकिन ये कैसे, मतलब साइन भी चोरी। और जो उन्होंने कहा है, उनके पास बहुत सारे लव लेटर्स आ रहा है, मेरे ख्याल से और भी आने चाहिए। और हम लोग इंतजार करेंगे उस दिन के लिए जिस दिन ये पकड़े जाएंगे, अरेस्ट होंगे और इनको पुष्पा के जैसे रास्ते में पैदल पराट किया जाएगा। खैर वैसे मुझे लगता नहीं, वैसे पुष्पा का तो मुझे उम्मीद थी, इनका नहीं उम्मीद है कि इनको ले जाएंगे। वैसे जनता बंगाल की यही चाहती है कि ऐसे लेके जाएं। लेकिन आप जो बता रही थी पुष्पा पर, चूंकि अच्छा हुआ वही सवाल पे हम खत्म कर। अरे आप ये बोल रहे हैं डर कितना है, देखिए डर का माहौल। भाईपो अपने घर के लिए, मतलब बुआ के घर में आ रहे हैं छतरी से घिर के, छाते का अंडे का डर। अंडा इतना पौष्टिक चीज है, लोग अपना अंडा इतना, अंडे का खौफ इतना हो गया कि वो छतरी लेके घूम रहे हैं। छतरा आर्मी बनाई है पहली बिन बारिश की छतरी। ये जो आप बता रही थी महिलाओं वाला, वहां किस तरह के अत्याचार रहे कि जिसको आज तक बच्चियां, महिलाएं वो बाहर निकल आई थी सड़कों पर, वो थोड़ा सा आखिर में अगर आप बताएंगी तो मुझे लगता है वो लोगों को रिकॉल रहना चाहिए, वो बार बार याद होना चाहिए, ताकि बंगाल के बाहर भी लोगों को ये समझ में आए कि वो ये समझ सके खतरा कितना था, किस तरह बच्चियों ने वोट किया। मैं थोड़ा सा घुमा के बोल रही हूँ, बहुत संक्षिप्त में बोलूंगी। जी आपको शायद पता भी है, शौकत मोल्ला बोल के कैनिंग में एक ये से गुंडा था, माकचोर शौकत मोल्ला, माकचोर। तो ये शौकत मोल्ला के अंडर में गोसाबा बोल के एक छोटा सा सुंदरबन में एक आइलैंड है, द्वीप है। तो गोसाबा में जो हिंदूज है, जब 2021 के
चुनाव के बाद जब हिंसा की घटना शुरू हो गया, उन लोग हर रात, एंड आई रिपीट, हर रात वो तैर के, और उनके साथ जो घर की बच्चियां जो थी, फीमेल गर्ल चाइल्ड, सुंदरबन के वो मातला नदी जो है, तैर के छोटे छोटे जो ऐसे द्वीप है, अंधेरा होता है जहां पर मच्छर हो सकता है, वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी, शेर भी आ सकता है, वो उनको पसंद, ये था, मंजूर था कि शेर के पेट में जाना। लेकिन शौकत मोल्ला या उसका गुंडा बाहिनी के अपना इज्जत गंवाना उनको मंजूर नहीं था। दिस इज रियलिटी। मैं आपको फोटो नहीं दिखा पाऊंगी, कभी आपको भेज दूंगी। पूर्व मिदनापुर में एक 60-65 साल की एक औरत को, उनको उनके पोते के सामने गैंग रेप किया गया था। वो जब मुझसे मिली कुछ चुनाव के दौरान, वो रो रही थी कि मुझे अपने आप को अपवित्र लगता है, मैं हर रोज मैं कुछ खाना खा नहीं पाता हूँ, सब गोपाल को निवेदन करके उनमें प्रसाद लेती हूँ, सब कुछ मुझे अपवित्र लगता है। तो मैंने कहा मैं आपके घर आके आप गोपाल को भोग चढ़ाएंगे, वो हम दोनों, मैं आपकी बहन हूं, आके खाएंगे। एक 6-7 साल के बच्चे के सामने उसका दादी का रेप होना, ये पश्चिम बंगाल की असलियत है। पश्चिम बंगाल की असलियत ये है, सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ, एक बच्ची को जब रेप हुआ हाशखाली में, रातों रात उसका बॉडी जला दिया गया। ये जो बोलते हैं ना कि कठुआ उन्नाव के बारे में बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े डायलॉग, उनको हाशखाली याद दिला देना धीरेन्द्र जी। बोलिए कि मेरी एक बहन के या बंगाल से कहा है हाशखाली, बच्ची का नामो निशान नहीं है, डेथ रिकॉर्ड नहीं था, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तृणमूल के पंचायत के बेटे ने उसका जन्मदिन पे उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए था, रेप करके बच्ची को मार डाला। और उसके लिए ममता बनर्जी जी ऑन स्टेज, पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बच्ची प्रेग्नेंट थी, ये लड़की लव अफेयर था, ये पी हुई थी, ये है हमारी ममता बनर्जी। नाम में ममता होने से ही काम में ममता नहीं होता है। अब आते हैं अभया के कांड पे। अभया में जब जो घटना घटी थी, पूरा ये जो जहां पर उसका डेड बॉडी था, उसमें पूरा मेला लगा दिया गया था जानबूझ के, ताकि बहुत महत्वपूर्ण फॉरेंसिक एविडेंस मिटाया जाए। उनके जो अपने चहीते जो डॉक्टर्स के जो थे घुट के, उनको वर्धमान से लाया गया। वो नॉर्मल ऐसे ही पीजीटी डॉक्टर्स थे, उनको बोला कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट सजा के लाया गया ताकि कोई नामो निशान नहीं रहे। यह है ममता बनर्जी, लड़कियों के ऊपर अत्याचार। और अंत में रेखा पात्रा का नाम तो आप सब जानते होंगे, संदेश खाली की जो विक्टिम, अभी हिमालगंज की, वो विधायक बन चुकी है, मेरी बहन है। मेरे घर में वो आके कई दिन तक वो रही थी। उसने कहा था, क्या मतलब घटना घटता था, शाहजहां का बुलावा आते ही सबको जाना ही पड़ता था, नहीं तो उनको पति को मारने की धमकी, उनके जो घर में अगर छोटी बच्ची भी होगी 3-4 साल की भी भले बच्ची होंगी, उनको उठा लेने की धमकी। और आप समझ सकते हैं, मैं भी एक माँ हूं, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। और हर लड़की के ऊपर कितना अत्याचार। वहां के लोग, जो कोई भी बच्ची अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए, सुंदर हो अगर देखने में, उसको मेन लैंड में या कहीं और कोई प्रदेश में उन लोग भेज देते थे, भगा देते थे अपने बच्ची को बचाने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में जो आप देख रहे हैं ना, या सुनते थे, 10% सुनते थे। और अंत में एक चीज बताना चाहती हूँ, पुलिस, ये भी एक ही पुलिस है, अब ये पुलिस जैसी सख्ती बरत रही है, तब उनके ऊपर उनका हिम्मत नहीं था। एक बच्ची रेप विक्टिम आई थी, वो पापा को लेके, कितना 7-8 साल की बच्ची होगी, पुलिस ने फोन वोन किया होगा, बाहर जाके उसको खिला विला के बोला कि अगले बार जब होगा तब आना। ये थी ममता बनर्जी की पुलिस। और यही लोग जब एनसीआरबी क्या जब ढिंडोरा पीटते हैं ना, हंसी आती है, क्योंकि एनसीआरबी में रिपोर्ट आधा तो थाने में एफआईआर दर्ज ही नहीं किया जाता था। महिलाओं के ऊपर असॉल्ट, रेप, मोलेस्टेशन, आधा से ज्यादा, आधा नहीं, 75% दर्ज नहीं किया जाता था। और बाकी जो दर्ज किया भी जाता था, इनको कहा जाता था कि ये कर लो, सुलह कर लो। और अगर तृणमूल के नेता के हाथ उस पर पड़ा या खुद तृणमूल नेता हो गए, तो वो कहानी खत्म।
ये थी ममता बनर्जी की निर्मम सरकार। मैं समझता हूं दर्शकों, आपको ये शायद लास्ट में जो पता चला है, ये इसका 10% भी देश के मीडिया ने दिखाया नहीं, 1% भी नहीं दिखाया, बल्कि ये केस कभी एक स्टडी चीज के तौर धीरेन्द्र जी, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, जब नहीं, कोई मणिपुर का जब बात बोलते हैं ना, उनको बताइए कोच बिहार में माथा भांगा बोल के एक जगह है, वहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक महिला, मुस्लिम महिला बीजेपी कार्यकर्ता है, इसीलिए तृणमूल ने उसको नंगा घुमाया था गांव में, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया गया था। यहां पर महिलाओं जो है दंडवत उनको करना पड़ा कि बीजेपी करते हैं। ये सब आप कृपया आपके दर्शकों को बताइए, और जो देख रहे हैं आप लोग सुनिए कि बंगाल में हम लोग अगर इस बार नहीं जीतते तो शायद मैं कोलकाता रहने के लायक नहीं रहती, कहीं दर बदर कोई यूपी या दिल्ली या बिहार या उड़ीसा में कहीं पर हमको जाके रहना पड़ता, क्योंकि ये रहने नहीं देते, हिंदुओं को रहने नहीं देते, औरतों को भी रहने ही नहीं देते। ये था पश्चिम बंगाल की हालत। धन्यवाद किया जी। ये दरअसल लोग अभी भी बंगाल को नहीं समझ रहे थे। मैं इस लोगों को यही बताता था कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि बंगाल ने क्या भुगता है, आप जानते नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास 2016 के बाद कभी बहुमत नहीं रहा, वो सिर्फ आतंक और जिहाद की मिलीजुली प्रयोगशाला बंगाल को बदल चुकी थी। तो आप जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया जी। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि ये घटनाएं हैं, ये सिर्फ एक उसके तौर पर लीजिए कि ये कभी भी कहीं भी घट सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए। आपने देखा केया जी बहुत भावुक बाद में हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उन सारी घटनाओं के केसेस को खुद से रिकॉर्ड किया। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप कोई मदद करना चाहे तो उसके लिए भी सामने QR कोड है, उससे सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही। आप से फिर अनुरोध है, कल सुबह मुलाकात होती है। नमस्कार।